इधर जो है हमें दिया है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू शुड बी फॉलोड। ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में हमें अलग अलग पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सो उस हिसाब से हमें इन्होंने बताया। ठीक है, सो इसमें दिया है इन मल्टीप्लिकेशन और इन डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमने यही चीज़ हमने ऊपर वाले में भी देखी कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, यानी कि जो जिसमें सबसे कम नंबर्स होते हैं, तो उतने ही नंबर्स हमारे आंसर में होने चाहिए। ठीक है, ये लोग ये बताना चाहते हैं कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे कि हम बोले कि हमने 0.023 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, या फिर हम लोग यही ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं। ठीक है, तो कैलसी में कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 436 है 0.32। अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 227.2। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 99131.904। ठीक है, सो ये आएगा हमारा आंसर। अब उन्होंने हमें क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे कि जो डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, यानी कि जिसमें सबसे कम नंबर हैं या फिर जिसकी वैल्यू सबसे कम है, तो इसमें हमारी वैल्यू किसकी कम है 227.2 की। ठीक है, तो उतने ही नंबर हमारे आंसर में होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। तो हम लोग इसको कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें हमारे 4 नंबर हैं और हम लोग इसमें आगे वाले नंबर को राउंड ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, सो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मतलब अगर आपको समझ तो आ ही गया है। ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न और या फिर डिवीज़न में जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए जितने ओरिजिनल नंबर में हैं विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सो उसमें when two numbers are to be multiplied or divided and out of them which is not a measurement is a definite number, the integers and fraction that occur in general in physical equations are definite number। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग क्योंकि ये समझ नहीं आया होगा। ठीक है, सो एग्ज़ाम्पल में है हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लेट आर 1.567 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन एरिया ऑफ प्लेट, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ रहा है। बट हमारा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट यानी कि जो सबसे कम नंबर डिजिट है, कम नंबर वाला डिजिट है, ठीक है, वैसे तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा डेसिमल डिजिट आ रहा है, हमारा जो डेसिमल डिजिट आ रहा है उसमें 2 नंबर है। ठीक है, तो और इसमें भी 2 नंबर है, तो हमें यही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 है तो हम लोग वहाँ पे 3 कर सकते हैं, तो 16.3 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें दूसरा दिया है, ये मल्टीप्लिकेशन था, ये डिवीज़न है। ठीक है, इसमें दिया है 8.254 ग्राम एंड वॉल्यूम इज़ 2.68 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.07। तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है 2.68। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा राउंड ऑफ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 7 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 है तो हम लोग इसको 7 को 8 कर देंगे तो 3.08 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, सो इफ़ एनी नंबर यूज्ड इन कैलकुलेशन हैव मैनी सिग्निफिकेंट फिगर
then it should be rounded off to finite significant digit during calculation as per requirement in specific cases. ठीक है, यानी कि जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, ये हमारे आंसर आ रहे हैं. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ कैलकुलेटर से, ठीक है, हमने यहाँ के नंबर 436.32 को मल्टीप्लाई किया 227.2 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 9913.904. ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ रहा है. तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि पॉइंट के पहले भी हमारे 3 नंबर हैं और इसमें पॉइंट के पहले ही 5 नंबर हैं. ठीक है, और इसमें सेकंड जो हमारा नंबर है उसमें 3 नंबर हैं पॉइंट के पहले और इसमें 5 है. तो हम लोग कुछ भी नहीं ले सकते. तो हमें उसे फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है क्योंकि उसका कुछ नहीं हो सकता. तो हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो 99131.0 हो जाएगा क्योंकि 9 का राउंड ऑफ 0 ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 99131.0. ठीक है, तो उस क्वेश्चन में मतलब उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ केसेस में. अब फोर्थ वाला जो है उसमें लिखा है इफ़ इन एनी इक्वेशन कांस्टेंट लाइक पाई और ये माइक्रो नैनो उन सब के सिंबल दिए हैं आर पार्ट ऑफ इक्वेशन देन इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू 1. अब फोर्थ वाला जो है उसमें लिखा है इफ़ इन एनी इक्वेशन कांस्टेंट लाइक पाई और ये माइक्रो नैनो उन सब के सिंबल दिए हैं आर पार्ट ऑफ इक्वेशन देन इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू 1. ठीक है, सो 1 मतलब यहाँ पे हमें ये दिया है कि कोई भी इक्वेशन में ये सब जो कांस्टेंट होते हैं वो पार्ट होते हैं एक इक्वेशन के, तो उसको राउंडेड ऑफ करना चाहिए 1 डिजिट में और मोर देन गिवन सिग्निफिकेंट नंबर में. ठीक है, फॉर एग्जांपल पाई इक्वल्स टू 3.141. ठीक है, और बाकी का हमें नहीं लेना है, हम लोग पाई का वैल्यू जो लेते हैं 3.14 ही लेते हैं. Then depending on requirement of calculation it should be rounded off to 3.14, 3.142, 3.1416 while using calculation. तो हमारे पास अगर ये सब वैल्यू दिए हों कांस्टेंट तो हमें उन्हें राउंडेड ऑफ करना होता है. जैसे कि इन सब इक्वेशन में जैसे 3.14 दिया है तो हमें 3.14 ही लेना है, बाकी के वैल्यूज़ को नहीं कंसिडर करना है. ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. राउंड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, हम लोग इतनी देर से सुन रहे हैं राउंड ऑफ. तो राउंड ऑफ होता क्या है हम लोग अब असलियत में सीखेंगे. इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिजल्ट विद नियर मोस्ट कैलकुलेशन रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. यानी कि जो हमारा मेजरमेंट होता है फिज़िकल क्वांटिटी का, उसका जो रिज़ल्ट होता है, उसका जो नियर मोस्ट कैलकुलेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में. ठीक है, यानी कि हम लोग जब भी कोई फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है या फिर कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं मेजरमेंट में. ठीक है, रिजल्ट ऑब्टेन्ड शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट विच आर यूज्ड इन कैलकुलेशन. ठीक है, तो हमारे जो रिज़ल्ट है उसमें मतलब सेम नंबर ऑफ कैलकुलेशन, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए जितनी कैलकुलेशन में है. ठीक है, अब इसमें हमारा फर्स्ट दिया है कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, तो उसमें आते हैं कम से कम 3 रूल. 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने ही पड़ेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछते ही हैं. ठीक है, सो इसमें आएगा हमारा फर्स्ट रूल जो आता है वो होता है इफ़ इन सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5 द नंबर इज़ केप्ट अनचेंज्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन नंबर 2.753. ठीक है, यहाँ बीच में 5 आ रहा है तो हम लोग इस नंबर को कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 2.7 रहेगा. ठीक है, या फिर 2.75 ले सकते हैं. ठीक है, बाकी इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें राउंड ऑफ हो ही नहीं सकता है.
फिर आता है हमारा सेकंड रूल, इफ़ इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5 से ज़्यादा है, ठीक है, 2.8 मतलब 5.867, तो यहाँ पे लास्ट में 7 आ रहा है, तो 7 है तो मतलब ऐसे 7 है 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 8 मतलब 5.87 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी लास्ट में 3 है तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अब हमने इतना तो सीख लिया कि 5 से कम है तो उसको कुछ उसका मतलब उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 5 से ज़्यादा है तो एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हम लोग अगर ये सोचें कि अगर एग्जैक्टली वो 5 ही हो तो क्या होगा, तो 5 अगर होगा एग्जैक्टली तो क्या होगा, तो हमें देखने का उसके पीछे वाला नंबर, ठीक है। इन if insignificant digit is 5, following convention is used या फिर followed if the preceding digit is even, the insignificant digit is simply dropped, ठीक है। यानी कि वो सिग्निफिकेंट डिजिट को डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी कि उसमें कुछ फ़र्क नहीं आता और कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है, यानी कि उसके आगे वाला नंबर, ठीक है। 4 है तो वो इवन है, ठीक है। इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ ऑड इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 2.735, तो यहाँ 5 के आगे 3 है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि 2.74 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, सो मैं एक और बार आपको बता देती हूँ, ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया है। फिर हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब राउंड ऑफ वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, सो फिर मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज़रा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब देखा हुआ है, मैंने एग्ज़ाम्स दी हैं और मैंने पिछले साल के पेपर्स भी बहुत सारे देखे हुए हैं, तो इसमें ये आज तक कभी नहीं पूछा ये टॉपिक, और मैंने इसमें अंडरलाइन भी नहीं किया। इवन मैं भी ट्यूशन जाती हूँ, ठीक है, मैं भी खुद 11th में ही हूँ, तो मैं भी ट्यूशन जाती हूँ, तो मैंने खुद ने देखा है हमारे सर ने ये टॉपिक करवाया ही नहीं है और उन्होंने हमें भी मना किया है ये टॉपिक करने से, ठीक है, क्योंकि मतलब ये ज़रा भी इम्पोर्टेंट नहीं है और आपका टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है। तो ये वाला जो मतलब ये वाला जो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है ये इसी टॉपिक का है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, एक्सप्लेन बाय यूजिंग सूटेबल एग्जाम्पल। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डायमेंशन। Any physical quantity can be represented as combination of 7 base fundamental quantity, ठीक है। कोई भी 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी कर लेते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। और ये थोड़ा इन ऑर्डर वाइज है बट आप कर सकते हो ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पे मास का m, l, लेंथ का l, t का टाइम का t, इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। और ये थोड़ा इन ऑर्डर वाइज है बट आप कर सकते हो ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पे मास का m, l, लेंथ का l, t का टाइम का t, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर का कैपिटल A, ठीक है। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का K, लुमिनस इंटेंसिटी का CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक है। डायमेंशन, पावर ऑफ एक्सपोनेंट टू विच बेस क्वांटिटी इज रेज्ड टू is called dimension of that quantity. वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, तो हम लोग L इंटू बी इंटू एच करेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो वैल्यू है L इंटू बी इंटू एच की, यानी कि इन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है छोटा सा, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू क्या ली है हमने, mm, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, m मतलब m का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो m का क्यूब हो गया। अब m मतलब किसका ऐसा यूनिट है, m
वो होता है लेंथ का। तो लेंथ को हमने ले लिया m की जगह पे, क्योंकि m क्या होता है, मीटर। मीटर जो है वो लेंथ का SI यूनिट है, ठीक है। तो लेंथ ले लिया हमने डायरेक्टली, तो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इन वॉल्यूम डायमेंशन ऑफ लेंथ इज़ 3 वेयर एज लेंथ डायमेंशन ऑफ मास एंड टाइम इज़ 0। तो वॉल्यूम में हमारा जो डायमेंशन है लेंथ का वो 3 है, और डायमेंशन मास का और टाइम का 0 है। फोर्स इक्वल्स टू ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का m1 इंटू L1 t-2, ठीक है। तो ये आया हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमने f, तो मास का m1 इंटू L1 t-2, ठीक है। तो ये आया हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमने F इक्वल्स टू ma, ये हमारा फार्मूला है फोर्स का। अब फोर्स का फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें हमारा मास जो है वो 1 है, एक्सेलरेशन हमारा मतलब एक्सेलरेशन का जो हमारा वो होता है हमने ऐसा यूनिट पढ़ा है ना एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस हिसाब से मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीटर का लेंथ और सेकंड स्क्वायर का टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ये आया, क्योंकि मीटर सिर्फ 1 है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड का स्क्वायर है, तो सेकंड का स्क्वायर है तो यानी कि -2, और मीटर डिवाइड होता है सेकंड से तब -2 मतलब सिर्फ 2 आता है, और जब मीटर पर सेकंड लिखते हैं हम लोग तो -2 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा MLT फॉर्म, ठीक है। और अब हम लोग आगे का करेंगे, ठीक है। सो इसमें आया हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें आता है डिफाइन डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन बाय यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। डायमेंशनल फार्मूला, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज m0 L3 t0, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज m0 L1 t-1। Dimensional formula of acceleration is m0 L1 t-2. Dimensional formula of density is m1 L-3 t0. Or a dimensional equation, an equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation of the physical quantity. अब इसमें वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला, स्पीड का, या फिर हम लोग स्पीड को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, फोर्स का और डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला दे रखा है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस, स्टेट यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन फार्मूला, मतलब सर्टेन प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला इज़ कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। यानी कि कोई एक मेथड जिससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं सॉल्यूशन कोई भी सर्टेन प्रॉब्लम का, ठीक है। यानी कि ये एक मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस, जिससे हमें एक मेथड है जिससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं सॉल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम का डायमेंशनल एनालिसिस का फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। उसे बोलेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एक तो हम उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका डेफिनेशन में ही लिखा है, ठीक है। फिर आता है हमारा फर्स्ट स्टेप लाइक ए, ठीक है, उसका यूज़ किस में होता है, टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोई भी ऑब्टेन करना हमारा रिलेशन कोई भी 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है, वो होता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि हमें अपना जो रिलेशन है between the units of some physical quantity in 2 different systems of units, उसे हम बोलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। और MKS और CGS में यूज़ करना वो सब हमारा एक डायमेंशनल एनालिसिस होगा, ठीक है। ये 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं।
ओके, सो इसमें हमें बताया है कि टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यानी कि अगर हमें ऑब्टेन करना हो रिलेशन कोई भी दो यूनिट्स के बीच में सम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यानी कि MKS और CGS में हमें ऑब्टेन करना हो रिलेशन। MKS हमने पहले पढ़ा मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, फिर B आता है हमारा टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि हमें चेक करना हो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कोई भी इक्वेशन की कनेक्ट करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा टू डिराइव द इक्वेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द अदर रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि अगर हमें डिराइव करना हो कोई भी इक्वेशन को फिजिकल क्वांटिटी में इन टर्म्स ऑफ द अदर रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, सो हमारे तीनों पॉइंट हमें समझ आ गए। हमें अगर ऑब्टेन करना हो रिलेशन कोई भी दो यूनिट्स के बीच में तो फिज़िकल क्वांटिटी के लिए उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं MKS और CGS। फिर मतलब एग्जांपल है MKS और CGS। ठीक है, फिर हमें चेक करना हो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कोई भी इक्वेशन की, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के लिए यूनिट्स के लिए। और थर्ड आता है डिराइव करने के लिए इक्वेशन को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो डिराइव करने के लिए इक्वेशन को, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए और यूनिट्स के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा मतलब दूसरा क्वेश्चन, वो है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन पढ़ा हमने वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसका पहले पढ़ लेता है। ठीक है, सो इसमें आता है द यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम इज़ जूल। ठीक है, अगर हमें मतलब यूनिट ऑफ वर्क का जो यूनिट है MKS सिस्टम में वो होता है जूल, और CGS सिस्टम में वो होता है जूल, और CGS सिस्टम में होता है ERG। अब वर्क का जो मतलब रियल यूनिट होता है वो तो जूल ही होता है, जूल बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जूल तो हमें याद रहेगा ही, पर ERG को तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें द रिलेशन बिटवीन जूल एंड ERG कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क W इज इक्वल्स टू M1L2T-2 and MKS system equals to in CGS system MLT 10⁻3, 10⁻2, 10⁻0। ठीक है, तो ये भी आपको ऐसे एक ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, उस हिसाब से। फिर उसके बाद हमें उसके मतलब यूनिट को निकालना पड़ेगा। फिर यूनिट को निकालने के बाद हमें उसके MLT को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इधर MKS इक्वल्स टू CGS किया है, तो MLT का क्या होगा 10⁻0, 10⁻2, 10⁻3। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर। तो M1L2T-2 लिया इक्वल्स टू 10⁻3, यानी कि M की वैल्यू 10⁻3 है और यहाँ पे M की वैल्यू 1 है। फिर यहाँ पे M की वैल्यू 10⁻2 है, यहाँ पे भी L की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे T की वैल्यू 10⁻0 है, यहाँ की T की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो ये तो मतलब 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे, इसका 3 ही रहेगा, तो उस हिसाब से होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा वो मतलब ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये हट गया T। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 ERG।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें मैंने अंडरलाइन कुछ नहीं किया है क्योंकि ये करवाया ही नहीं है हमें, ठीक है। फिर ये वाला भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हम लोग पीछे के पेज की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हीट प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन करंट आई, ठीक है, रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर एंड टाइम टी फॉर विच current is passed. Using these facts obtain the formula for heat energy, ठीक है। हीट एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है और हमें इन सबको यूज़ करना है, करंट आई, रेजिस्टेंस आर, वायर एंड टाइम टी, ठीक है। तो हीट एनर्जी क्या है, एच है, ठीक है। तो एच प्रोपोर्शनल है आई मतलब ए लिया है, आर मतलब बी लिया है और टाइम दिया है। देखो यहाँ पे ये आई दिया है, यहाँ पे आर दिया है और यहाँ पे टी दिया है, ठीक है। तो उन सब की वैल्यू ए बी सी करके ले लिया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आपको भी मालूम है प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे हमने के कांस्टेंट लिया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है H इक्वल्स टू M1 L2 T-2। अब ये जो है हमने MLT फॉर्म लिया है H का, और फिर I इक्वल्स टू A इज़ इक्वल टू A, और I करंट की वैल्यू है, ठीक है। R इक्वल्स टू M1 L2 T-3, ठीक है। वो उसका MLT फॉर्म है रेजिस्टेंस का, और A की वैल्यू यानी कि एरिया की वैल्यू मतलब A-2, ठीक है। फिर आता है नाउ राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला फॉर बोथ साइड्स M1 L2 T-2 जो कि है H का। एक यहाँ पे हमारा I दिया है, I की कुछ वैल्यू नहीं है, A है सिर्फ, और यहाँ पे R की वैल्यू M1 L2 T-3 A-2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे T की वैल्यू सिर्फ T है। तो यहाँ पे अब दिया है, हमने इनको मतलब मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे A को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी A है तो यहाँ पे A-2 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये B से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे 2B हो जाएगा, यहाँ पे -3B हो जाएगा, और ये C यहाँ से क्योंकि यहाँ पे भी T दिया है तो ये C मतलब T का जो ये ऊपर C की वैल्यू दी है तो वो C ये वाले T से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C-3 भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कोई भी एक लाइक B या A की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो इक्वेटिंग द इंडाइसेस ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे A-2B इक्वल्स टू 0, ऐसे करके हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। B के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है तो B की वैल्यू डायरेक्टली 1 हो जाएगी जो यहाँ पे दे रखी है, और A की वैल्यू क्या होगी क्योंकि यहाँ पे 1 पता चल गई है B की वैल्यू। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर उसके बाद यहाँ पे A की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद C की वैल्यू -3B + C, ठीक है। तो इक्वल्स टू 2, तो यहाँ मतलब -2, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे -3 + C, ठीक है, इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे C इक्वल्स टू -2 + 3 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो C की वैल्यू भी 1 मिल गई है, ठीक है। तो ये तो आपको खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड या माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, ठीक है, इसमें मैं नहीं बता सकती, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा K मतलब H इक्वल्स टू KI² RT। तो I² कहाँ से आया, तो यहाँ पे A की वैल्यू 2 है, ठीक है, A की वैल्यू, तो यहाँ पे C इक्वल्स टू -2 + 3 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो C की वैल्यू भी 1 मिल गई है, ठीक है। तो ये तो आपको खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड या माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, ठीक है, इसमें मैं नहीं बता सकती, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा K मतलब H इक्वल्स टू KI²
आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर कहाँ से आया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे ए था, आई के ऊपर ए है, ठीक है। तो आई की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी। आर की वैल्यू जो बी है, बी की वैल्यू सिर्फ 1 आई है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। और सी की वैल्यू हमारे पास 1 ही आई है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे के की वैल्यू भी 1 है, तो हम लोग के को हटा देंगे और फिर इसके बाद एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। फिर आता है राइट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, तो लिमिटेशन ये वाली बहुत इजी है, आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। इन द डायमेंशनल इक्वेशंस containing m, l and t, we get at the best only 3 equations by equating the indices of m, l and t. Hence, this method is of no avail in deducting the exact form of a physical relation which happens to depend upon more than 3 quantities, ठीक है। और डायमेंशनल इक्वेशंस जिसमें एम, एल और टी दिया हो, उसमें हम लोगों को कोई भी 3 बेस्ट इक्वेशंस मिल ही जाते हैं, इंडाइसेस हैं ये एम, एल, टी, ठीक है। इस मेथड में कोई भी ऐसे मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिडक्टिंग द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ अ फिजिकल रिलेशन विच हैपन्स टू डिपेंड अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट यानी कि के जो अभी आया ऊपर, वो है हमारा डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, उनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। द इक्वेशंस कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाई क्वाइट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ दिस मैथड, ठीक है। यानी कि जो इक्वेशंस कंटेन करते हैं एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, वो उसका कोई यूज़ नहीं है और उसका कोई प्रीव्यू भी नहीं है मेथड में, मतलब वो उसे यूज़ नहीं कर सकते। दिस मेथड इज़ ऑफ नो यूज़ इफ़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ नॉट डायमेंशनलेस, ठीक है। यानी कि ये मेथड का कोई यूज़ नहीं है अगर कोई कांस्टेंट है ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो डायमेंशनल लेस है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है मेथड में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय। सो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ये जो मतलब अभी मैंने इस चैप्टर की सिर्फ थियोरी करवाई है, अगले लेक्चर मतलब अगली वीडियो में मैं आपको इसके इक्वेशंस और न्यूमेरिकल्स वो सब भी करवाऊँगी, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।